तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक के इस कहानी के एपिसोड में। आज वीक का पहला दिन, मंडे। हालांकि मेरे लिए कल भी काम था, कल दफ्तर आना पड़ा क्योंकि कल स्पेशल शो था, इलेक्शन से रिलेटेड सीरीज़ अब शुरू हो गया एक, तो कल वो सीरीज़ था, उसके लिए दफ्तर आना पड़ा। तो इस वीक कोई छुट्टी नहीं मिली और मुझे लगता है कि अब 31 मई तक हम लोगों का ऐसे ही चलेगा। लेकिन ठीक है, काम करते रहना चाहिए। और ऐसे वक्त, चूँकि इलेक्शन बहुत बड़ा है, चुनाव बड़ा है, तो इस वक्त हर एक का इंटरेस्ट है इसमें, तो मज़ा भी आता है। खैर, आज की कहानी, और आप लोगों के बहुत सारे सवाल बांग्लादेश को लेकर थे और उससे पहले की जो एपिसोड नक्सलियों को भी, जो नक्सलबाड़ी पे सुनाई थी, उसको भी लेकर थे। मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने की आखिर में। लेकिन आज पहले शुरुआत कहानी की। आज की कहानी जो है वो बहुत ही अफसोसनाक है, और वो इसलिए भी है कि कई चीज़ें दुनिया में जब होती हैं तो उसी वक्त वो होती हैं, कुछ पल के लिए, कुछ दिन के लिए, और फिर ख़त्म हो जाती है। चाहे वो कोई क्राइम हो, कोई हादसा हो। लेकिन ये वो कहानी है जिसको लगभग 35 साल होने को है, लेकिन वो एक हादसा आज भी उससे एक शहर के लोग उबर नहीं पाए और आज भी उस हादसे का ज़ख्म झेल रहे हैं। उसका असर आज भी लोगों पर है। हालांकि तीसरी पीढ़ी शायद उस शहर में अब जवान होने लगी है, लेकिन तीसरी पीढ़ी भी उस जहर से अब तक खुद को बचा नहीं पाई है। हज़ारों लोगों की जान गई, और कहते हैं कि शायद करीब 5 लाख लोग उसके असर में आज भी हैं। 2 लाख या उससे ज़्यादा लोग अपाहिज हो गए। कहानी है भोपाल गैस ट्रेजेडी की। और हिंदुस्तान में या दुनिया में इस तरह की ऐसे ट्रेजेडी या हादसा इससे पहले नहीं हुआ था। ये पहली बार ऐसी कोई चीज़ सामने आई थी। भोपाल में एक कारखाना था जिसमें कीड़े मकोड़े मारने वाली जो है वो दवा बनानी थी, और वहाँ दवा बनाई जाती थी। तो जाहिर सी बात है, उसके लिए जो केमिकल, जो रसायन यूज़ होता था वो बहुत ख़तरनाक था, और इसीलिए वहाँ पे सारी जो सुरक्षा के जितने भी मापदंड थे उन सब का ख्याल रखा जाना चाहिए था, और शुरुआत में रखे भी गई। लेकिन धीरे धीरे जब वक्त बीतता गया तो इंसान लापरवाही की तरफ बढ़ता गया, और जो मालिकान थे वो पैसे और मुनाफे के चक्कर में उन्होंने ध्यान देना बंद कर दिया, बजट कम कर दी, जिसका असर जो हुआ वो 3 दिसंबर 1984 को उसका खौफनाक नतीजा देखने को मिला। 3 दिसंबर, बल्कि ये 2 से 3 दिसंबर की बात है। 2 दिसंबर की रात अपनी तारीख बदल रही थी, 12 बज चुका था और अब 3 दिसंबर आ चुका था। तो 2 और 3 दिसंबर की उस रात को 12 से 1 के दरमियान, और दिसंबर का महीना, ठंड, और भोपाल में मौसम वैसे ही अच्छा होता है, तो ठंड भी काफ़ी थी। ज़्यादातर लोग सो चुके थे, और भोपाल जैसे शहर में आमतौर पर 12 काफ़ी वक्त हो जाता है, तो ज़्यादातर लोग सो रहे थे। उसी वक्त एक गहरे काले रंग का एक धुआं जो है, अब एक तो वैसे ही रात काली और लोग सो रहे हैं, तो अब वो काले रंग का धुआं है या नीले रंग का, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जो चश्मदीद हैं वो सब बताते हैं कि एक काले रंग का धुआं एक कारखाने से बाहर निकलता है और धीरे धीरे शहर की आबादी की तरफ बढ़ता जाता है। और इत्तेफाक की बात है कि उस रात जिस तरफ आबादी थी, हवा का रुख भी उधर था। कई बार ऐसा होता है कि इत्तेफाक अलग होता है। अगर उस रात जब ये कारखाने से ये धुआं निकला था, ये जो गैस निकली थी, हवा का रुख अगर शहर की उल्टी तरफ होता तो शायद तबाही इतनी ना होती। लेकिन उस रात हवा भी लोगों के ख़िलाफ़ और शहर की तरफ उसका रुख। तो जब रात के करीब 12-1 बजे लोग रज़ाइयों के अंदर सो रहे थे, चुपचाप से हवा में घुली ये जहर जो एक कारखाने से निकली थी, आबादी में दाखिल हो जाती है, और लोगों को पता ही नहीं चलता है।
करीब 1 घंटे के अंदर जो रफ्तार थी हवा की और जिस स्पीड से ये धुआं निकल रहा था कारखाने से जहरीला, 1 घंटे के अंदर ये भोपाल की जो आबादी वाला इलाका था ये वहाँ दाखिल हो चुका। और सबसे पहला जो इसका शिकार बना वो इस कारखाने के बिल्कुल करीब 2 किलोमीटर के पास ही रेलवे स्टेशन है, भोपाल रेलवे स्टेशन, वहाँ के लोग इसके शिकार बने। इत्तेफाक से रात को प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे लोग थे, ट्रेन भी आ गई थी, ट्रेन से भी लोग उतरे और प्लेटफॉर्म पे अचानक ये काले रंग का धुआं पहुंचता है और लोगों की सांसों में घुल जाता है। अचानक लोग खांसना शुरू कर देते हैं, चक्कर आने लगता है, उल्टी होती है, गिरने लगते हैं बेहोश होकर। उसके बाद तब तक ये किसी को एहसास नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं कि हो क्या रहा। धीरे धीरे जब ये गैस लोगों की सांसों में घुलना शुरू होती है और लोग चकराने लगते हैं, उल्टियाँ करने लगते हैं, सर घूमने लगता है, तब तक उन्हें लगता है कि कुछ गड़बड़ है। बहुत सारे लोगों को ये था कि पता नहीं ये जहरीली चीज़ कहाँ से आ गई, ये ऊपर से कोई कुदरत की मार है, क्या है, तो कुछ अंदाज़ा ही नहीं था। तो ऐसी सूरत में और ऐसी बदहवासी में आमतौर पर इंसान की जो फितरत है वो ये करता है कि वो ऐसी चीज़ों से दूर भागता है। और यही उस रात भी हुआ जब हवा के साथ मिलकर ये जहर शहर की आबादी के हिस्से में दाखिल हुआ तो लोग उससे बचने के लिए जिधर मौका मिला उधर भागे। और जो लोग भागे सबसे ज़्यादा शिकार भी वही हुए। उसकी एक वजह ये थी कि जो जितनी तेज़ी से भाग रहा था उसका सांस उतनी तेज़ी से फूल रहा था, और जितनी तेज़ी से सांस फूल रहा था वो उतनी तेज़ी से सांस ले रहा था, और वो जितनी बार सांस ले रहा था वो उतनी बार जहर अपने अंदर ले रहा था। तो ये सबसे ख़तरनाक चीज़ हुई। तो जो दौड़ रहे थे, जो भाग रहे थे मौत से बचने के लिए, उन्हें नहीं मालूम था कि वो उस मौत को अपने अंदर और तेज़ी से ले रहे हैं। अब इसमें 2-3 चीज़ें थीं। बहुत सारे लोग आमतौर पे कुछ घर के बाहर थे, कुछ अंदर थे। जो रज़ाई और कंबल और उसके अंदर सो रहे थे, उनका मुंह अंदर था उस रज़ाई और कंबल और चादर के अंदर, वो इस गैस से बच गए। क्योंकि उस रफ्तार में और उस मात्रा में वो जहर जो है उनकी सांसों के ज़रिए अंदर तक नहीं पहुंचा। जिनके नाक मुंह खुले हुए थे, जो जाग रहे थे, जो भाग रहे थे, जो दौड़ रहे थे, उन्होंने ज़्यादा इस जहर को ले लिया। तो जो सो रहे थे और नींद में बेखबर थे, जिनका मुंह ढका हुआ था, ये लोग किस्मत से बच गए। कई ऐसे किस्से हुए कि एक आदमी को उठा, वो खांसने लगा, हाँफने लगा, घर वाले दूसरा उठा, उसने उसकी मदद करने की कोशिश की, फिर मालूम हुआ कि उसने उतनी देर में वो गैस ले ली, फिर वो खांसने लगा, हाँफने लगा। तो इस वजह से भी कई लोग इसके शिकार हुए। अब रात का वक्त, सर्दी का महीना, और ये मालूम नहीं कि ये कौन सी आफत आई है जो लोगों को खांसने पे मजबूर कर रही है, लोगों को कसर चकरा रहा, लोग उल्टी कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। तो क्या करें, ऐसी बदहवासी में कहाँ जाए? तो ज़्यादातर लोगों का रुख शहर के अस्पतालों की तरफ था। और उस वक्त 2 हॉस्पिटल जो थे इस एरिया के नज़दीक और मशहूर भी, एक हमीदिया हॉस्पिटल और एक जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज। ये करीब 1 घंटा के अंदर आबादी के अंदर गैस, उसके बाद लोगों का भागना, हॉस्पिटल की तरफ दौड़ना। अब उसमें जो जितनी तेज़ी से भाग रहा है, वो जो भागते भागते लोग गिर रहे हैं, तो गिरते हुए लोग भाग रहे हैं। अजीब मतलब एक माहौल था। और उसके बाद बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हॉस्पिटल तक पहुंच भी गए लेकिन फिर गिर गए, क्योंकि जिसने भी 3 मिनट या उससे ज़्यादा इस गैस को अपने अंदर लिया वो सबसे ज़्यादा इसके शिकार हुए। थोड़ी देर में आलम यह था कि हॉस्पिटल और सड़क कई किलोमीटर के रेडियस में लोग पड़े हुए थे। उसमें कुछ बेहोश थे, कुछ मुर्दा थे। सबसे ज़्यादा जो इसका असर हुआ वो एक जयप्रकाश नगर, ये शहर के बाहर बसी हुई एक बस्ती, जिसमें ज़्यादातर इसी कारखाने में काम करने वाले मज़दूर और उनके परिवार के लोग रहते थे, और सबसे ज़्यादा शिकार भी वो हुए।
इसके अलावा जयप्रकाश नगर के अलावा कैची चोला, स्टेशन रोड, बजरिया और भोपाल रेलवे स्टेशन, ये इन सबसे ज़्यादा असर और सबसे ज़्यादा इस गैस की मार इन इलाकों में रहने वाले लोगों पर पड़ी। बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे ही मर गए, उन्हें कुछ समझ ही में नहीं आया कि हो क्या रहा, क्योंकि ये किसी के साथ भी हो सकता है कि आप अचानक कोई ऐसी चीज़ आए और आपको मालूम नहीं है कि ये कहाँ से आ रही है, या तो कोई ऐसी चीज़ हो जो दिखाई दे या लगे कि इससे जान का खतरा है, लेकिन एक हम सांस ले रहे हैं और हमें हवा में मालूम ही नहीं कि क्या घुला हुआ है, और या फिर काले धुआं के तौर पे पूरा एक धुआं का गुबार हमारे सामने आया तो भी हम उससे बचने की कोशिश करें या लेट जाएं। उसमें बाद में बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो अगर घुटनों के बल नीचे आप ज़मीन पे लेट जाएं तो शायद आप उस गैस से बच जाते, लेकिन उस वक्त इतनी अकल और इतनी समझ, क्योंकि आइडिया ही नहीं था कि हो क्या रहा है, यह है क्या चीज़। तो इस अनजानेपन में लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसके शिकार होते गए। सुबह तक आलम यह था कि हमीदिया हॉस्पिटल और जयप्रकाश मेडिकल कॉलेज लगभग लाशों से पट चुकी थी। इमरजेंसी ऑलरेडी, तब तक रात को जब ये हुआ तो सारे सरकारी मशीनरी सबको पता था, वहाँ पे पहुँचे। उसके बाद पोस्टमार्टम करने के लिए डॉक्टरों तक की कमी पड़ गई। लाशें इतनी थी कि पोस्टमार्टम मुमकिन नहीं था। फिर ये तय हुआ कि हर 5-10 मुर्दे में से एक का पोस्टमार्टम करें और जो उसकी रिपोर्ट आए वही बाकी के 5-10 को मान लिया जाए, क्योंकि सबके सिम्टम एक जैसे हैं, सबके लक्षण एक जैसे थे। तो 5 या 10 मुर्दों में से एक का पोस्टमार्टम होता है और बाकी सारे, जो अगर 10 थे तो बाकी 9 के मान लिया जाता कि इसकी भी मौत इसी वजह से हुई, और उसी हिसाब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार कर दी जाती। एक डॉक्टर सतपथी थे, मेरी मुलाकात भी हुई जब मैं इस पर शो बनाने के लिए गया था, और उन्होंने जो पूरी कहानी सुनाई। हॉस्पिटल में आलम यह था कि जब ये लोग भाग कर आ रहे थे और जो खुशकिस्मत थे बच गए थे, तो वहाँ पे अब भीड़ इतनी ऐसे लोगों की जो गैस के शिकार, कि उनको देखभाल करने में भी मुश्किल आ रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत जो आई उस वक्त वो ये कि अगले 6-7 घंटे तक डॉक्टरों को भी ये पता नहीं था कि ये लोग जो आ रहे हैं इनको हुआ क्या है, ये क्यों इनके सर चकरा रहे हैं, क्यों इनकी उल्टी हो रही है, क्यों सांसें, सबसे ज़्यादा मुश्किल सांस लेने में हो रही थी, तो सांस क्यों रुक रही है, तो उन्हें कुछ मालूम नहीं। अब जब मालूम नहीं तो फिर आप इलाज क्या करेंगे। डॉक्टर सतपथी ने बहुत ईमानदारी से ये बताया कि चूंकि वो सब एकदम ज़ीरो थे, उन्हें आइडिया ही नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में इतने सारे लोग एक ही जैसे लक्षण के साथ यहाँ आ रहे हैं, पर इन सबको हुआ क्या, क्योंकि अब तक गैस लीक और यूरेनियम कार्बाइड के बारे में कोई खबर नहीं थी। तो उन्होंने कहा कि कईयों को तो उन्होंने बस यूं ही एक जो आम दवाएं होती हैं वो दे दिया, सिर्फ इसलिए कि मरीज़ को ये लगे कि हाँ चलो तसल्ली हो जाए कि डॉक्टर साहब ने कुछ इलाज किया तो हम अब ठीक हो जाएंगे। और मतलब कोई दवा नहीं थी, लेकिन वो दवा यूं ही दे रहे थे, कोई भी एक गोली जिससे आपका कोई रिएक्शन ना हो या जो उसके ऊपर आपके ऊपर उल्टा असर ना करे, तो ऐसी चीज़ें वो मरीज़ों को दे रहे थे जिसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन ये था कि मरीज़ों को लगे कि हाँ उनका इलाज शुरू हो गया, उनका इलाज चल रहा है। और यही वजह है कि उस वजह से भी बहुत सारे लोग मारे गए। सुबह होते होते फिर खैर खबर फैली कि एक कारखाने से एक जहरीली गैस निकली और उस गैस ने पूरे भोपाल शहर में लोगों के ऊपर हमला किया। और आलम यह था कि जो शहर के मैंने इलाके बताए जितने आपको, सारे गली मोहल्ले, चौराहे, सड़क, अस्पताल के दरवाजे तक पर लोग गिरे पड़े थे, उनकी लाशें पड़ी थी। लाशें उठानी मुश्किल हो गई थी। पोस्टमार्टम का मैंने आपको बताया ही। इसके बाद शहर के कब्रिस्तान और शमशान, वहाँ का मंज़र अलग। कब्रिस्तान लगभग भर गए, शमशानों में लकड़ियाँ कम पड़ गई। जो जनाजा और मैयत जो और अर्थियाँ उठती हैं, वहाँ पे ऐसे हालात ही नहीं थे कि इनको कैसे लाया जाए। तो ठेले पर, गाड़ी में, ट्रैक्टर पर, रिक्शे पर, जिसको जैसे मिला वैसे लाशें उठा कर कब्रिस्तान और शमशान पहुंचाया गया। और वहाँ ये भी नहीं देखा गया कि किसके लिए कफन मिला है, किसके लिए नहीं मिला, क्योंकि लाशें इतनी थी। कहते हैं कि सिर्फ इस गैस के
असर से पहले 1-2 दिन के अंदर ही 3000 लोगों की मौत हो गई थी। हालांकि ये सरकारी आंकड़ा है। जो बाकी अलग अलग आंकड़े हैं वो ये हैं कि करीब 9000 लोग मारे गए थे। दूसरा आंकड़ा ये कहता है कि करीब 16,000 लोग मारे गए थे। तो ये अलग अलग फिगर है जिसको लेके हमेशा बहस हुई। आज करीब 35 साल भी बहस बात हो रही है। लेकिन जो सारे उस वक्त फैक्ट्स और लोकल लोग हैं उनसे अगर आप बात करें तो 3000 का आंकड़ा कहीं से सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। यह है कि उस पहले कुछ दिनों में ही करीब 10,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। और ये जो वहाँ पे जितने भी लोग इसमें काम कर रहे थे, जो डॉक्टर थे, जो NGOs हैं, उन सब का यही कहना था। खैर, तो वो रात आई और एक साथ क़यामत बरसा कर चली गई। सुबह होने के बाद ये क्लियर होता है कि ये जो मौत अचानक भोपाल के ऊपर टूटी थी कहर बन के, ये है क्या थी क्या। तो पता चलता है कि इस शहर को जो कीड़े मकोड़ों से बचाने के लिए एक कारखाना बनाया गया था और उसी कारखाने ने इस शहर के लोगों को कीड़े मकोड़ों की तरह मार डाला, क्योंकि लोग रेंगते हुए, दौड़ते हुए, गिरते हुए, भागते हुए मर रहे थे। और तब पहली बार ये नाम आता है यूनियन कार्बाइड का। अब दूसरा पहलू यहाँ से शुरू होता है। दरअसल इस यूनियन कार्बाइड में उस रात जो 3 दिसंबर की रात, 3 दिसंबर 1984 की जो रात थी, वो जो गैस निकली थी काले रंग की शक्ल में, जिसके बारे में लोगों को आइडिया नहीं था, वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस यानी MIC, इसका रिसाव हुआ था और यही लोगों के सांसों में घुल गई थी। तो मिथाइल आइसोसाइनेट ये जो पेस्टिसाइड बनते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। और इसको जब रिसाव हुआ तो ऐसा नहीं है कि ये अचानक हुआ था। इससे पहले कई बार इस खतरे को जताया गया था कि यहाँ कुछ बड़ा हादसा हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, कई बार इस फैक्ट्री से अलार्म भी बजे, जो वहाँ पे खतरे के अलार्म, अगर कुछ इस तरह का रिसाव या कुछ होता है तो आसपास की जो बस्ती है वहाँ तक के लोग अलर्ट हो जाते हैं और उनको बाकायदा ब्रीफ किया गया था कि इस तरह का कभी अलार्म बजे तो आप इस बस्ती से कितनी दूर जाएंगे, कैसे जाएंगे, आप ज़मीन के कितना ऊपर सर रखेंगे और सांस लेंगे, ये सारी चीज़ें। लेकिन 3 दिसंबर 1984 की रात जब ये सब कुछ हो रहा था, अलार्म बिल्कुल ठीक था, लेकिन अलार्म किसी ने नहीं बजाया। और इस पे जब पूरी बातचीत हुई और जब हम लोग खुद, मैं उस फैक्ट्री में भी गया और वहाँ के उस वक्त के इंजीनियर से मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा था ये ऊपर से ऑर्डर था कि अलार्म मत बजाना, इससे बहुत पैनिक हो जाएगा। और उसकी एक वजह ये भी थी कि उन्हें मालूम था कि ये बहुत ख़तरनाक चीज़ लीक हो गई है और अब कुछ भी हो सकता है। तो अगर शायद ये कहते हैं कि अलार्म बजा दिया जाता, क्योंकि ज़्यादातर लोग नींद में सो रहे थे, तो शायद वक्त रहते अगर अलार्म बजता तो ये बस्ती में दाखिल होने से पहले बहुत सारे लोग या तो उससे कहीं और निकल जाते, या फिर जो उनको ब्रीफ किया गया था कि वो कंबल के और रज़ाई के और चादर के अंदर रखें, गीला कपड़ा अपने मुंह पर रखें और मुंह ना खोलें, नाक ना खोलें, तो शायद जान बच सकती थी। अब सवाल ये कि ये कंपनी क्या थी और कैसे भोपाल पहुंची थी। तो जैसा मैंने आपको बताया कि कीड़ा मारने की दवा बनाने के लिए इस यूनियन कार्बाइड कारखाने का, भोपाल में इस कारखाने को शुरू किया गया था 1969 में। ये 1969 में शुरू हुआ था और उसके करीब 14 साल के बाद ये हादसा हुआ 84 में, इस कंपनी के, इस कारखाने के बनने के बाद। तो इसकी एक भारतीय हिस्सेदारी के साथ जो अमेरिकी कंपनी, यूनियन कार्बाइड एक अमेरिकी कंपनी थी, जिसने एक इंडियन कंपनी भी उसके साथ मिलकर इसने इस यूनियन कार्बाइड नाम से इस कंपनी का जो प्लांट है वो भोपाल में खोला था पेस्टिसाइड बनाने के लिए। और उस पेस्टिसाइड में जाहिर सी बात है जहरीले जो केमिकल रसायन होते हैं वो यूज़ होते हैं। जब ये 1969 में इस यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री कारखाने की जब बुनियाद रखी गई थी तो बाकायदा उस वक्त इसके सारे जो सेफ्टी गार्ड्स और ये सारी चीज़ें होती उसका बहुत ख्याल रखा गया था, क्योंकि उन्हें मालूम था कि ये बड़ी ख़तरनाक चीज़ है और ये कभी भी एक तरह से आप समझिए कि बारूद के ढेर पे बैठा हुआ ये कारखाना है। ज़रा सी लापरवाही और ज़रा सी लीकेज सैकड़ों हज़ारों लोगों की जान ले सकता है और इस कंपनी में काम करने वाले और उनके मालिकान सबको ये बात मालूम थी। इसीलिए शुरुआत में इसकी अच्छी खासी इस पर ध्यान दिया जाता था।
सारे सेफ्टी मेजरमेंट और सारी चीज़ों का भी बहुत सख्ती से पालन किया जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, कंपनी ने मुनाफा कमाने के लिए जो पहली चीज़ की वो ये की कि एक बार जब ये कारखाना इस्टेब्लिश हो गया तो करीब 10 साल जब हो गए, 1969 में हुआ और 79-80 के दौरान, तो उन्होंने जो पुराने और तजुर्बेकार मुलाजिम थे यूनियन कार्बाइड से, उन सबको बाहर करना शुरू कर दिया किस्तों में। क्यों? क्योंकि उनकी सैलरी और वो बाकी चीज़ें बढ़ रही थी। एक तो ख़तरा था वहाँ पे काम करने में भी, तो उनको ज़्यादा तनख्वाह वनख्वाह ठीक ठाक मिल रही थी, और उनकी जगह पे कम तजुर्बाकार और नए लोगों को कम सैलरी पे रखना शुरू कर दिया। तो ये पहली चीज़ थी जिसने एक ख़तरे की घंटी बजाई, क्योंकि ये वहाँ पे जिस तरीके का काम हो रहा था वहाँ एहतियात और सावधानी की सख्त ज़रूरत थी। लेकिन जो एक्सपीरियंस लोग थे, जो तजुर्बेकार लोग थे, उनको कंपनी ने मुनाफे के लिए और ज़्यादा सैलरी ना देने पड़े, ऐसे लोगों को छांट छांट के बाहर कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, जो सेफ्टी मेजरमेंट्स की बाकी चीज़ें ज़रूरी होनी चाहिए, रूटीन जांच और ये सारी चीज़ें, वो भी अब लापरवाही की तरह होने लगी। अब उन्हें लगा कि चलो 14 साल तो हो गए, कुछ होता तो है नहीं, और जिस तरीके से रूटीन रोज़मर्रा का काम है वैसी होगा, तो वो सारी चीज़ें होने लगी। जो इनको अपग्रेड करना था उस पूरे कारखाने में, और जो इनको नई सारी चीज़ें लगानी थी ताकि इस तरह की चीज़ें ना हो, उसके तरफ भी ध्यान देना कम कर दिया गया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस पूरे कारखाने की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए और ऐसे गैस के लीकेज और ये ना हो, उसके लिए जो पूरा बजट था, उस बजट में ज़बरदस्त कटौती कर दी गई जब 10 साल पूरे हो गए। उन्हें लगा कि इसका कोई मतलब नहीं है। तो इन सारी चीज़ों ने मिलकर एक नेग्लिजेंसी पैदा कर दी, एक लापरवाही पैदा कर दी। और उस लापरवाही का असर कैसे और क्यों हुआ, ये 3 जनवरी 1984 को देखने को मिला। हुआ ये था कि उस रात इत्तेफाक से जो इंजीनियर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी उस शो के दौरान, और उसी कारखाने में ले जाकर उन्होंने वो जहाँ पे टैंक है उस टैंक के सामने ही बात की थी और मुझे डिटेल्स में समझाया था कि कैसे क्या हुआ था। वहाँ पे एक टैंक है जिसका नंबर है 610 नंबर की ये टैंक। इस टैंक में यही MIC यानी मिथाइल आइसोसाइनेट गैस भरा हुआ था, और काफ़ी मात्रा में। अचानक इस टैंक में जो ये गैस MIC थी, ये पानी के संपर्क में आ जाती है, और इस टैंक में कहीं ना कहीं से कुछ पानी का रिसाव हो रहा था, और वो रिसाव जो है वो टैंक नंबर 610 में पानी घुस जाता है। जैसे ही MIC गैस, ये जो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का पानी के संपर्क में आता है, ये रिएक्ट कर जाता है, इसका रिएक्शन हो जाता है, और इस रिएक्शन की वजह से उस टैंक में ब्लास्ट हो जाता है, टैंक नंबर 610 में ब्लास्ट हो जाता है। क्योंकि इसका तापमान पानी के साथ संपर्क में आने से इस टैंक का जो तापमान था वो बहुत तेज़ी से बढ़ गया था, और इसके बाद इससे पहले कि सुपरवाइज़र और बाकी लोग कुछ कर पाते, हाँ, इसमें करीब 42 टन मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस था, 42 टन। तो पानी के संपर्क में आते ही इसका तापमान बढ़ा। जो वहाँ के सुपरवाइज़र और बाकी थे, वो उनके पास इतनी मोहलत है, इतना उनको कुछ समझ ही भी नहीं आया कि हो क्या रहा है। एक ये भी मालूम था कि उन्हें पानी के साथ संपर्क में आने से क्या हो सकता। तो जो वहाँ पे जो सीनियर लोग थे वो इस खतरे को भांप चुके थे, लेकिन वक्त रहते वो भी कुछ कर नहीं पाए, और टैंक में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद एक पूरी जहरीली गैस का जो गुबार है वो बाहर निकलता है और हवा में फैलता है, और फिर सबसे पहले रेलवे स्टेशन, फिर जयप्रकाश नगर, फिर आपका बजरिया, ये सारे इलाके वहाँ से जो है उनमें फैल जाता है, और इत्तेफाक से हवा का रुख भी उसी तरफ था। जो शुरुआत की है कि सरकारी आंकड़े करीब 3000 से 4000 कहते हैं इसमें मौत हुई थी, और बाकी अपाहिजों की बात की थी कि उसकी वजह से विकलांग हो गए। 35 साल में कहते हैं कि अब तक इस भोपाल गैस के असर से मरने वालों की जो फिगर है वो करीब 30,000 है, क्योंकि जो उस वक्त जिन्होंने भी गैस जिनको लगी, भोपाल में आप मगर लोकल लोगों से बात करेंगे तो ये यही शब्द इस्तेमाल करते हैं कि उसको गैस लगा। आप किसी से पूछेंगे ये क्या हुआ है, ऐसे क्यों, ऐसे क्यों, तो वो जवाब मिलता है ऐसे कि उसको गैस लग गई है, वो ये गैस लगी हुई है इसको। तो ये मतलब ये चलन में हो चुका वहाँ पर। तो करीब इतने सालों में कहते हैं कि इस जो भोपाल गैस की वजह से 30,000 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लाख लोग इस गैस के असर में आए, और 2 लाख ऐसे हैं जिनको इस गैस ने हमेशा के लिए अपाहिज बना दिया।
ये फिगर है अलग अलग। लेकिन आप दूसरा ये भी कहते हैं कि जो कैंसर के सबसे ज़्यादा पेशेंट हैं, सबसे ज़्यादा कैंसर की जो मार आज भी है वो भोपाल में इस गैस की वजह से उसका असर आज भी है। भोपाल में ऐसे बहुत सारे स्कूल और बहुत सारे इलाके हैं जहां आप जाएंगे कोई भी जा सकता है, देख सकता है, मिल सकता है। आज 35 साल बाद तीसरी पीढ़ी है वहाँ पर, लेकिन आज भी भोपाल में बच्चे जिन जिन के को गैस लगी थी उसके असर से नहीं निकले। मतलब तीसरी पीढ़ी आ गई, दूसरी पीढ़ी को भी गैस लगी, पहली पीढ़ी से दूसरी को लगी, अब तीसरी को लगी। आज भी वहाँ पे बच्चे विकलांग पैदा होते हैं। इसके अलावा कई बच्चे अपनी उम्र से आगे नहीं बढ़ रहे हैं। जैसे उनकी उम्र तो हो गई 10 साल, लेकिन उनकी शरीर की जो बनावट है और उनका जिस तरीके से शरीर को विकसित होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। मतलब ऐसे कई बच्चे हैं जिनको आप देखेंगे तो लगेगा पैदाइश के कई साल हो चुके हैं, लेकिन वो बच्चे ही लगते हैं क्योंकि उनकी हाइट और बाकी चीज़ें नहीं बढ़ रही हैं। नज़र की कमज़ोरी, जिनको भी गैस लगी उनके जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके साथ ये भी, बोलने सुनने में लाचारी, इसके अलावा सांस लेने में दिक्कत। यह आज तीसरी पीढ़ी भी जो है इन चीज़ों को झेल रही है। और करीब करीब एक फिगर है कि इन सारी चीज़ों को लेकर करीब इन 35 सालों में 2 लाख लोगों को इस गैस ने, बेशक 30,000 लोगों की मौत हुई इस 35 सालों में, लेकिन 2 लाख से ज़्यादा लोग इसको अपाहिज बना दिया। 5 लाख से ज़्यादा लोग इसके असर में हैं, जिनका सांस फूलने से लेकर बाकी चीज़ें हैं। और आज भी उस 1984 के इस हादसे के बाद ये 2018-19 में भी उस गैस के असर से भोपाल के लोग बचे नहीं हैं, बल्कि वो जो पुरानी पीढ़ी को जो गैस लगी थी वो आने वाली अपनी अगली पीढ़ी को भी वो गैस दे रहे हैं। और ये कड़वा सच है। अब ये 2 चीज़ें हो गई, हादसा और उसके बाद कारखाना टैंक नंबर 610। अब सवाल ये कि गुनहगार और जिम्मेदार कौन इतनी सारी मौतों का, इतने सारे अपाहिज लोगों को बनाने का। तो मैंने आपको बताया था कि ये अमेरिकन कंपनी थी और एक भारतीय हिस्सेदारी के साथ इसने यहाँ पे ये कारखाना खोला था। और ये जो यूनियन कार्बाइड, इसका जो ओनर था उसका नाम था वॉरेन एंडरसन। जब ये हादसा हुआ वॉरेन एंडरसन यहीं था इंडिया में। अब जब इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने सारे लोग मारे गए, तो जाहिर सी बात आवाज़ भी उठी और लोगों का गुस्सा भी। तो सरकार को दबाव में और मजबूरी में वॉरेन एंडरसन को गिरफ्तार करना पड़ा। लेकिन गिरफ्तारी भी एक तरह से वीवीआईपी टाइप की ट्रीटमेंट थी कि एक ले जाकर एकदम साहब की तरह बंगले में रखा गया और सारी चीज़ें, और उधर अमेरिका का भी दबाव। और उस वक्त की हमारी सरकार ने यहाँ पे ये बड़ा एक गलत काम ये किया कि गिरफ्तारी के बाद चौथे ही दिन, सिर्फ 4 दिन के अंदर वॉरेन एंडरसन को ज़मानत में दे दी। ज़मानत मिलने के बाद उसे भोपाल से बाकायदा स्पेशल प्लेन में दिल्ली लाया गया और दिल्ली आते ही वॉरेन एंडरसन अमेरिका चला गया। 84 की ही बात है ये, 7 दिसंबर की बात है। 3 दिसंबर को यह हादसा होता है, 7 दिसंबर को 4 दिन के अंदर सोचिए कि हज़ारों मौत, इतने सारे लोग अपाहिज। लेकिन एंडरसन का कुछ नहीं होता और वो 4 दिन के बाद अपने देश वापस अमेरिका लौट जाता है और ज़िंदगी में कभी वापस फिर हिंदुस्तान नहीं आता। 2014 में हिंदुस्तान आती है तो वॉरेन एंडरसन के मरने की खबर आती है। चूँकि उम्र भी हो गई थी तो उसकी मौत हो गई, लेकिन उसको हिंदुस्तान का कानून सज़ा नहीं दे पाया। उसमें जाहिर सी बात है कि हमारी उस वक्त की जो सरकार की इच्छा शक्ति थी वो कमज़ोर थी और कहीं ना कहीं अमेरिका और बाकी चीज़ों के दबाव में भी थे। खैर, इसके बाद ये मामला चलता रहा। 84 के बाद के दबाव भी रहा यूनियन कार्बाइड पे। 1989 में यूनियन कार्बाइड ने फिर एक बीच का रास्ता निकाला और ये मालूम नहीं कि इस पे हम लोग और हमारी सरकार कैसे तैयार हो गई और इस गैस कांड में मरने वाले लोगों को मुआवजा देने को तैयार हो गई। यूनियन कार्बाइड ने 1989 में मुआवजा के तौर पर 715 करोड़ रुपए, 715 करोड़ देने का ऐलान किया। अब ये सुनने में आपको बहुत लग रहा है 715 करोड़, लेकिन अब फिगर आएंगे तो लगेगा इससे बड़ा मजाक कुछ है ही नहीं। अब ये 715 करोड़ जो एमपी गवर्नमेंट ने लिस्ट बनाई थी उसमें थे करीब 3,700 लोगों के मरने की जो ऑफिशियल फिगर दी गई थी कि 3,000 कुछ लोग मरे हैं, तो उनके फैमिली को, और करीब 5 लाख लोग
जो इस गैस के विक्टिम हुए, जिनकी जो मरे नहीं लेकिन जिनकी सांसें लेने में मुश्किल हो रही है, जिनको कुछ और चीज़ें हो, तो जो इस गैस के असर में आए ऐसे 5 लाख वो, और 3,700 के करीब 3,700 के करीब जो इसमें जिनकी डेथ हुई थी, एक ऑफिशियल फिगर दिया था एमपी गवर्नमेंट ने उस वक्त। तो 5 लाख जो जिंदा बचे और इस गैस के शिकार बने किसी न किसी तरीके से, और करीब 3700 लोग जो नहीं रहे, मारे गए। तो 5,03,700 लोगों के बीच में 715 करोड़ रुपए बांटने का फैसला किया गया। और इस तरह से हर एक गैस विक्टिम या गैस के शिकार मारे जाने वाले के हिस्से में, हर एक शख्स के हिस्से में जो पैसे आए वो सिर्फ 12,410 रुपये थे, 12,410 रुपीज़। एक जान की कीमत 12,410 रुपये, एक गैस शिकार के पीड़ित की कीमत 12,410 रुपये, जो आज 35 साल से उस गैस को झेल रहा है अपने अंदर तमाम बीमारियों को लेकर, और न सिर्फ खुद झेल रहा है बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी वो गैस विरासत में दे रहा है। तो 12,410 रुपये कीमत लगाई गई भोपाल गैस के हर विक्टिम की जो इसके शिकार बने। अब इससे बड़ा मजाक क्या होगा। तो ये थी पूरी कहानी भोपाल गैस कांड की। इससे रिलेटेड जो भी सवाल जवाब कुछ अर्जेंसी आ गई, लगता है कि कुछ स्टोरी असल में थोड़ी सी फंसी हुई है और कुछ लोग भी आए हैं। तो हालांकि दीपक खड़ा हुआ था, मैं भी आज नोट करके लेकर आया था, आप लोगों के बहुत से सवाल जवाब थे, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा, थोड़ी अर्जेंसी है। कल आपसे मिलेंगे और कल लंबी बात भी करेंगे, सवाल जवाब भी लंबी हम लोग करेंगे। और जो आज के मैं नाम और सारी चीज़ें लेकर आया, वादा है कि इसको कल पढ़ूंगा। तो आप आज के लिए माफ़ी, इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन अच्छे रहिए और इसी तरीके से क्राइम तक फैमिली को अपना प्यार देते रहिए। थैंक यू वेरी मच।